डियर स्टूडेंट्स, आज केमिस्ट्री में सरफेस केमिस्ट्री टॉपिक के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे उत्प्रेरण या कैटालिसिस का। उत्प्रेरण क्या है, किस प्रकार से होता है, कितने इसके प्रकार हैं और इससे क्या लाभ हैं, ये सब इस टॉपिक के अंतर्गत आते हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं उत्प्रेरण। आपने बचपन से देखा होगा कि आपके गुरुजन, माता पिता या एल्डर्स आपको कहते हैं कि अगर आप इतने नंबर लाओगे या अब इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाओगे तो हम आपको बाइक देंगे या आपको कोई चीज़ और देंगे। तो ये क्या करता है, आपको उत्प्रेरित करता है, आपको प्रभावित करता है। दूसरा, आपने देखा होगा कि आप पढ़ने के समय पर यदि जो आपका पढ़ाई का समय है, जो आपका कैरियर बिल्डिंग समय है, उसकी जगह आप कहीं सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं, कहीं अपने समय का दुरुपयोग करते हैं, तो वो आपकी पढ़ाई के लक्ष्य को भटका देता है और आपके नंबर्स को कम कर देता है। तो ये चीज़ भी उत्प्रेरण का ही एक प्रकार है। तो उत्प्रेरण का मतलब क्या है? अभिक्रिया को प्रभावित करना। जब हम रासायनिक दृष्टि से बात करेंगे तो अभिक्रिया की गति को प्रभावित करना। तो वो पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को प्रभावित कर देते हैं उन्हें हम उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक, यहाँ देखिए, यहाँ का है और यहाँ अणा है। तो उत्प्रेरक क्या है? वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को प्रभावित करता है। यहाँ शब्द प्रभावित आया है। प्रभावित का तात्पर्य है कि बढ़ा भी सकता है, उसको घटा भी सकता है। तो जो नॉर्मल उसका रेट ऑफ रिएक्शन है उसको इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, उस पदार्थ को हम उत्प्रेरक या कैटालिस्ट कहते हैं। तथा इस घटना को उत्प्रेरण कहते हैं। उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक क्रिया की गति को प्रभावित करता है, परंतु स्वयं रासायनिक रूप से और भार की दृष्टि से अप्रभावित रहता है। दो कंडीशन है, एक तो उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगा और सेकंड कंडीशन है कि उसकी मास में कोई चेंज नहीं आएगा। तो भार या द्रव्यमान तथा रासायनिक संगठन उत्प्रेरक का अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहता है। केवल एक चीज चेंज हो सकती है, उसकी फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था उसकी चेंज हो सकती है कि वो प्रारंभ में हमने किस रूप में लिया था और अभिक्रिया के बाद हमको किस रूप में प्राप्त हुआ। तो अब आ जाएगा उसकी परिभाषा। उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो किसी अभिक्रिया की गति को प्रभावित करते हैं, परंतु अभिक्रिया में उनका रासायनिक संगठन और भार अपरिवर्तित रहता है। अब उत्प्रेरण के उत्प्रेरक में आपने देखा, उत्प्रेरण में दो चीजें हो गई। एक अभिकारक हो गया, अभिकारक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया करता है, और दूसरा उत्प्रेरक हो गया। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया की गति को प्रभावित करता है। तो यदि हम अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर उत्प्रेरण का वर्गीकरण करें तो उत्प्रेरण दो प्रकार के हैं। पहला समांग उत्प्रेरण, दूसरा विषमांग उत्प्रेरण। समांग का मतलब समान अंगों वाला और विषमांग का मतलब साधारण भाषा में विषमांग अंगों वाला, जिसके अंग अलग अलग हों। तो समांग उत्प्रेरण में क्या है कि जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती हैं, जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था समान है, समान भौतिक अवस्था, तो इस प्रकार के उत्प्रेरण को हम समांग उत्प्रेरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
पोटेशियम क्लोरेट को यदि गर्म किया जाता है तो हमको पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ये एक सामान्य अभिक्रिया है जिसमें पोटेशियम क्लोरेट को गर्म कर रहे हैं तो हमको प्राप्त हो रहा है पोटेशियम क्लोराइड और 3 अणु ऑक्सीजन के। ये अभिक्रिया सामान्य दर पर बहुत धीरे धीरे होती है, परंतु इसमें यदि हम उत्प्रेरक ले लें मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 तो यह अभिक्रिया बहुत तेजी से संपन्न होने लगती है। या आप देखें 2SO2 प्लस O2 इन प्रेजेंस ऑफ NO हमको प्राप्त होता है 2SO3। ये अभिक्रिया, जैसे पहली अभिक्रिया का हम अध्ययन करें तो ये MnO2 की उपस्थिति में बहुत तेजी से होने लगती है। तो MnO2 क्या है? यहाँ एक उत्प्रेरक है जो इस अभिक्रिया की गति को प्रभावित कर रहा है। और प्रभावित कैसे कर रहा है कि उसको वो तेज कर रहा है। ऐसे ही दूसरी अभिक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के सहयोग से सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है और NO उत्प्रेरक है। पहली अभिक्रिया को यदि आप देखेंगे तो इस अभिक्रिया में ये सॉलिड स्टेट में है और उत्प्रेरक भी सॉलिड स्टेट में है। दूसरी में अभिकारक गैसियस फॉर्म में है और उत्प्रेरक भी गैसियस फॉर्म में है। तो जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान हो तो उत्प्रेरण क्या है? समांग उत्प्रेरण है। इसके विपरीत जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न हो तो उत्प्रेरण क्या है? विषमांग उत्प्रेरण है। एक और एग्जाम्पल विषमांग, इसमें समान भौतिक अवस्था थी, इसमें भौतिक अवस्थाएं असमान हो जाएंगी। हैवर विधि से जब अमोनिया का निर्माण किया जाता है तो रिएक्शन होता है N2 + 3H2, रिवर्सिबल रिएक्शन बन जाता है 2NH3। इसमें हम उत्प्रेरक लेते हैं आयरन। आयरन सॉलिड है और हमारे अभिकारक जो हैं वो गैस हैं। तो अभिकारक की अवस्था, भौतिक अवस्था गैस है और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था ठोस है। तो भौतिक अवस्थाओं में अंतर आ गया, दोनों भिन्न भिन्न हो गई। तो ये क्या है? विषमांग उत्प्रेरण है। विषमांग उत्प्रेरण वह उत्प्रेरण है जिसमें अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होती हैं। अब हमने अध्ययन किया था कि विषमांग और समांग उत्प्रेरण क्या है। इसके पश्चात उत्प्रेरक की अभिक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उत्प्रेरक अभिक्रिया को कैसे प्रभावित कर रहा है, उसके आधार पर उत्प्रेरण के प्रकार हैं। तो पहला प्रकार इसमें है धनात्मक उत्प्रेरण, पॉजिटिव कैटालिसिस। जब कोई उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है, जैसे प्रारंभ में हमने आपको बताया कि आपके एल्डर्स, माँ बाप, सीनियर्स, गुरु ये सब बताते हैं कि यदि आप ये अचीवमेंट गेन कर लोगे तो हम आपको ये प्राइज़ देंगे। तो वो क्या करता है? वो आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी गति को बढ़ाता है, आपकी धैर्यता को बढ़ाता है, आपके ध्यान की सीमा को बढ़ाता है। तो जब कोई उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया की गति को तीव्र करता है, रिएक्शन को फास्ट कर देता है, तो उस उत्प्रेरक को हम धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं तथा इस अभिक्रिया को धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ MnO2 2KClO3 जो पोटेशियम क्लोरेट के 2 अणु हैं, इनके विघटन की गति को तीव्र कर देता है। इनके विघटन की गति यदि तीव्र हो जाती है तो यहाँ उत्प्रेरक ने इस अभिक्रिया की गति को बढ़ाया तो ये धनात्मक उत्प्रेरक है और ये पूरी अभिक्रिया एक धनात्मक उत्प्रेरण का उदाहरण है। इसी प्रकार दूसरी अभिक्रिया सल्फर
डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के संयोग से सल्फर ट्राइऑक्साइड का बनना, यह भी धनात्मक उत्प्रेरण का ही एक उदाहरण है, क्योंकि इसमें उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति को बढ़ा रहा है। अब दूसरा हम यहां देखेंगे ऋणात्मक उत्प्रेरण। नेगेटिव कैटालिसिस। जो वस्तुएं, जो चीजें या जो घटनाएं आपके लक्ष्य को प्रभावित करती हैं, उसको प्राप्त करने में आपको पीछे खींचती हैं, तो वो चीजें आपके लिए नेगेटिव हैं। तो इसी प्रकार से अगर हम इस सिद्धांत को इस उत्प्रेरण में अप्लाई करेंगे, तो जो उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति को धीमा कर देता है या मंद कर देता है, उस उत्प्रेरक को हम ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं तथा इस घटना को हम ऋणात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए H2O2 का विघटन जब होता है, 2H2O + O2 हमको मिल रहा है, ये अभिक्रिया अगर Pt की उपस्थिति में होती है तो तीव्र गति से होती है। तो Pt तो इसमें क्या है, धनात्मक उत्प्रेरक है और अभिक्रिया धनात्मक उत्प्रेरण है। लेकिन यदि ये अभिक्रिया एसिटिनलाइट की उपस्थिति में हो जाए, एसिटिनलाइट की उपस्थिति में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के विघटन की गति धीमी हो जाती है। अपघटन की गति धीमी हो जाती है, तो एसिटिनलाइट की उपस्थिति अभिक्रिया दर को धीमा कर रही है, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो कर रही है। जब इसको ये स्लो कर रही है तो ये हो गया नेगेटिव कैटालिस्ट और ये अभिक्रिया हो गई नेगेटिव कैटालिसिस। तीसरा इसका प्रकार है स्व उत्प्रेरण। स्व उत्प्रेरण या आप इसको कहते हैं ऑटो कैटालिसिस। इसके हेडिंग में ही इसका अर्थ भी छुपा है, स्वमानी होता है अपने आप। जब अभिक्रिया अपने आप ही उत्प्रेरित होने लगे, ये परिस्थितियां कभी कभी कब आती हैं, जब आप, क्योंकि ये शिक्षा का माध्यम है तो शिक्षा से ही संबंधित उदाहरण है कि जब आप लगातार बुरा प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी ना किसी दिन आपकी अंतरात्मा, आपके अंदर की विचार आपको ये कहते हैं कि नहीं, बहुत दिन हो गए, अब हमको पढ़ाई की ओर ध्यान लगाना चाहिए, हमको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ना चाहिए। तो ये क्या है, आपके अंदर से कोई चीज़ आई, बाहर से किसी चीज़ ने प्रभावित नहीं किया। ना तो आपको किसी प्राइज ने प्रभावित किया कि ये प्राइज आपको मिलेगा, ना आपको किसी सोशल मीडिया ने प्रभावित किया कि आप आगे बढ़ें या पीछे हटें। यहाँ क्या हुआ कि विचार आपके अंदर से जन्मा और मूर्त रूप देने का काम उसको आपने किया। तो जब अभिक्रिया के मध्य बना कोई पदार्थ अभिक्रिया की गति को प्रभावित करने लगता है या प्रेरित करने लगता है, तो उस पदार्थ को स्व उत्प्रेरक कहते हैं तथा इस प्रकार की अभिक्रिया को स्व उत्प्रेरण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप समझिए कि जब हम अम्लीय KMnO4 और ऑक्जेलिक एसिड की अभिक्रिया कराते हैं, ये ऑक्जेलिक एसिड हो गया और हमने KMnO4 से उसका रिएक्शन कराया और क्या बताया, अम्लीय KMnO4। तो हमने अम्लीय KMnO4 का मतलब है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में ये रिएक्शन कराया। तो ये है आपका ऑक्जेलिक एसिड, इसके 5 अणु ले लिए। ये हो गया आपका पोटेशियम परमैंगनेट, इसके 2 अणु ले लिए, और ये हो गया आपका सल्फ्यूरिक एसिड। जैसा आप जानते हैं पोटेशियम परमैंगनेट बैंगनी रंग का होता है। जब ये अभिक्रिया प्रारंभ होती है तो इसमें इसका रंग धीरे धीरे समाप्त होना शुरू होता है
परंतु क्या होता है, कुछ समय पश्चात अभिक्रिया में इसका रंग तेजी से समाप्त होने लगता है। ये बनेगा K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट MnSO4 प्लस CO2 और प्लस 8H2O। इसको समझने के लिए आप यहाँ से समझ सकते हैं, ये इतना पोर्शन अलग हो जाता है, जब इतना हिस्सा अलग होगा तो ये बन गया CO2। ठीक, यहाँ से इसका पॉजिटिव आयन K आ गया और इसका नेगेटिव आयन SO4 आ गया, K2SO4 बन गया। यहाँ इसका पॉजिटिव आयन Mn आ गया और इसका नेगेटिव आयन SO4 आ गया, MnSO4 बन गया, और बचे हुए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने मिलकर पानी का निर्माण कर लिया। इस अभिक्रिया में प्रारंभ में पोटेशियम परमैंगनेट का रंग धीरे धीरे गायब होता है, लेकिन जैसे ही MnSO4 का निर्माण होता है, MnSO4 के निर्माण होते ही पोटेशियम परमैंगनेट का रंग तीव्रता से गायब होने लगता है, तीव्रता से समाप्त होने लगता है। इसलिए इस अभिक्रिया को हम स्व उत्प्रेरण कहेंगे, क्योंकि MnSO4 अभिक्रिया के बीच में ही बना है और अभिक्रिया की गति को प्रभावित कर रहा है, और इस अभिक्रिया को स्व उत्प्रेरण कहा गया तथा इस पदार्थ को हम स्व उत्प्रेरक कहेंगे। इसी के साथ चौथी चीज है प्रेरित उत्प्रेरण। जो एग्जाम्पल चल रहा था उसी से रिलेटेड करते हुए, कि यदि आप किसी आसपास के बच्चे का या अपने रिलेटिव का, अपने संपर्क में आए किसी व्यक्ति को देखते हैं कि उसने मेहनत करके बहुत अच्छा स्थान प्राप्त कर लिया, तो उसकी लक्ष्य प्राप्ति, उसकी कामयाबी आपको प्रेरणा देती है, इंस्पिरेशन देती है, आप उस पर आगे बढ़ने लगते हैं। तो जब एक अभिक्रिया किसी दूसरी अभिक्रिया को प्रेरित करने लगे तो इस प्रकार के उत्प्रेरण को हम प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं, और जो अभिक्रिया प्रभावित कर रही है वो प्रेरित उत्प्रेरक की क्रिया करेगी। इसका फॉर एग्जाम्पल इसको समझिए, सोडियम सल्फाइड की जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं, अर्थात वायु से अभिक्रिया कराते हैं, तो इसका ऑक्सीकरण हो जाता है सोडियम सल्फेट में। तो सोडियम सल्फाइड का वायु द्वारा ऑक्सीकरण सोडियम सल्फेट में होता है, परंतु सोडियम आर्सेनाइड का वायु द्वारा ऑक्सीकरण सोडियम आर्सेनेट में नहीं होता। यहां आपने एक चीज फिर समझनी है, सोडियम सल्फाइड का वायु की ऑक्सीजन द्वारा सोडियम सल्फेट में ऑक्सीकरण हो जाता है, परंतु सोडियम आर्सेनाइड का सोडियम वायु की उपस्थिति में सोडियम आर्सेनेट में ऑक्सीकरण नहीं होता है। लेकिन यदि हम इन दोनों को मिला दें, इन दोनों को हम एक जगह ही ले लें, फिर उसमें वायु प्रवाहित करें, तो वायु प्रवाहित करने पर सोडियम सल्फेट का ऑक्सीकरण सोडियम सल्फेट में ऑक्सीकरण हो जाता है सोडियम सल्फाइड का, और सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीकरण सोडियम आर्सेनेट में हो जाता है। तो यहाँ सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण सोडियम आर्सेनाइड के ऑक्सीकरण के लिए उत्प्रेरक का काम करता है, इसलिए यह अभिक्रिया स्वप्रेरित उत्प्रेरण हो गई, और ये इसको प्रेरित उत्प्रेरक के रूप में देखा जाता है। अब हम इसमें अध्ययन करेंगे उत्प्रेरित अभिक्रियाओं के अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं
या उत्प्रेरक के लक्षण भी आप इसको कहीं कहीं कह सकते हैं। यदि वो आपसे पूछता है कि उत्प्रेरक के क्या लक्षण हैं, तब भी आप इन अभिलक्षणों को व्यक्त कर सकते हैं। इसमें पहला अभिलक्षण है कि उसका रासायनिक संगठन, जैसा प्रारंभ में ही बताया गया था, अपरिवर्तित रहता है। कि यदि हमने उत्प्रेरक कोई भी प्रयोग किया है तो ऐसा नहीं होगा कोई हमको अभिक्रिया के पश्चात नया पदार्थ मिले, हमको वही पदार्थ मिलेगा और उसका जो केमिकल कंपोजिशन होगा वो किसी प्रकार भी चेंज नहीं होगा। जो उसमें एलिमेंट्स थे जिनसे मिलकर वो यौगिक बना था, जैसे MnO2 था, अगर ठोस रूप में लिया है तो वो हमको ठोस रूप में भले ही प्राप्त ना हो, लेकिन उसमें Mn और O2 का कंपोजिशन यही रहेगा। दूसरा हम उसमें देखते हैं कि द्रव्यमान, जैसे प्रारंभ में बताया गया था, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। अगर हमने अभिक्रिया के प्रारंभ में 2 ग्राम MnO2 लिया है, सपोज कि हमने 2 ग्राम MnO2 लिया है, तो अभिक्रिया समाप्ति पर हमें उसमें अंत में 2 ग्राम MnO2 ही मिलेगा। तीसरी चीज परिवर्तित क्या हो सकती है? भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था उत्प्रेरक की उत्प्रेरक क्रिया में परिवर्तित हो सकती है। जैसे हम यहाँ ठोस MnO2 लेते हैं, लेकिन वहाँ हमको MnO2 का चूर्ण प्राप्त होता है अभिक्रिया के अंत में, तो भौतिक अवस्था में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया। जिस प्रकार की हमने प्रारंभ में ली थी उस तरह की नहीं मिली है। अब सबसे ये सामान्य था जो शुरू में आ चुका। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, अल्प मात्रा। उत्प्रेरक की अल्प मात्रा, बहुत थोड़ी सी मात्रा ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए पूर्णता जरूरी है और पूर्णता सफिशिएंट है। ऐसा नहीं होता कि हमको बहुत बड़ी मात्रा में उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। विशिष्ट प्रकृति, उस विशिष्ट प्रकृति, स्पेसिफिक नेचर। स्पेसिफिक नेचर का मतलब है ये नहीं हो सकता कि एक उत्प्रेरक ही सभी क्रियाओं को उत्प्रेरित कर दे, किसी को मंद कर दे, किसी को तीव्र कर दे, या कुछ और तरह के कर दे। एक विशेष उत्प्रेरक के लिए एक विशेष अभिक्रिया का होना आवश्यक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझ लें C2H5OH, जब इसकी क्रिया Al2O3 की उपस्थिति में होती है तो हमको मिलता है C2H4 प्लस H2O। इथाइल अल्कोहल Al2O3 की उत्प्रेरक की उपस्थिति में C2H4 एथीन और पानी देता है। लेकिन यही अभिक्रिया यदि हम कॉपर की उपस्थिति में कराएं, Cu की उपस्थिति में जब ये अभिक्रिया होती है तो हमको एल्डिहाइड मिलता है और हाइड्रोजन मिलती है। अब आप यहां देखें कि स्पेसिफिक नेचर ऑफ कैटालिस्ट आ गया। जब कैटालिस्ट यूज किया आपने Al2O3 तो हमारा प्रोडक्ट था C2H4 और पानी। जब हमने कैटालिस्ट प्रयोग किया कॉपर तो उसी अभिकारक से हमारे उत्पाद भिन्न हो गए। हमको एल्डिहाइड प्राप्त हुआ और हमको ये एथेनॉल प्राप्त हो गया, और हमको यहाँ पानी प्राप्त हो रहा था, यहाँ हाइड्रोजन प्राप्त हो गई। तो स्पेसिफिक नेचर होता है, विशिष्ट प्रकृति होती है, उत्प्रेरक उसी हिसाब से क्रिया करता है। उसके बाद आप देखें उत्प्रेरक साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करता। साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करता, कारण जैसे यह अभिक्रिया थी, इस अभिक्रिया को आप दोबारा देखें,
ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो जितना Fe इस फॉरवर्ड रिएक्शन को करता है उतना ही प्रभाव बैकवर्ड रिएक्शन पर होता है। तो साम्यावस्था स्थापित होने का समय भिन्न हो सकता है, आगे जा सकता है, पीछे जा सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि उत्प्रेरक किसी भी साम्यावस्था को प्रभावित कर दे। और नंबर 7 एक ऐसा टॉपिक है जिस पर सभी कभी कभी एक मत नहीं है। ये लास्ट पॉइंट है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता, केवल उसकी गति को प्रभावित करता है। लेकिन इसमें एक बहुत सामान्य उदाहरण है कि H2 और O2 मिलकर पानी का निर्माण करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे वायुमंडल में, आपको सभी को जानकारी है कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमेशा उपस्थित हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कमरे के अंदर पानी बन गया। तो क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि अभिकारक वही हैं। तो यहाँ कुछ लोग इस थ्योरी में ये भी बताते हैं, और जो आता है वो ये आता है कि यही अभिक्रिया यदि प्लेटिनम ब्लैक की उपस्थिति में हो, प्लेटिनम ब्लैक की प्रेजेंस में यही अभिक्रिया कराई जाए तो सामान्य तापमान पर पानी का निर्माण हो जाता है, कमरे के तापमान पर पानी का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ उत्प्रेरक उस अभिक्रिया को प्रभावित करने के साथ साथ प्रारंभ भी कर रहा है। तो उत्प्रेरक के ये अभिलक्षण हो गए। इसके पश्चात हम इसमें अध्ययन करेंगे कि उत्प्रेरक वर्धक क्या है और उत्प्रेरक विष क्या है। तो अब अध्ययन करते हैं उत्प्रेरक वर्धक का और उत्प्रेरक विष का। उत्प्रेरक वर्धक, वर्धक का मतलब होता है वर्धन करने वाला या बढ़ाने वाला। तो जो पदार्थ उत्प्रेरक की अभिक्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक की उत्प्रेरण क्षमता को बढ़ा देते हैं, उन पदार्थों को हम उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने अभी देखा था कि N2 + 3H2, ये हैवर प्रोसेस की बात हो रही है, अमोनिया का निर्माण। इसमें हमने उत्प्रेरक लिया था Fe और बनता है 2NH3। ये अभिक्रिया संपन्न होती है 450 डिग्री C पर और 200 ATM वायुमंडलीय दाब पर। अगर इस अभिक्रिया में हम मॉलिब्डेनम का प्रयोग करें MO, तो MO की वजह से आयरन के उत्प्रेरण करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो मॉलिब्डेनम क्या इस प्रक्रिया को तेज करता है, उत्प्रेरक की गति को तीव्र कर देता है, उसकी उत्प्रेरण क्षमता को बढ़ा देता है। इसलिए MO मॉलिब्डेनम यहाँ एक उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य कर रहा है। इसका सिद्धांत यह है कि उत्प्रेरक वर्धक उत्प्रेरक के सक्रिय केंद्रों को तेज कर देते हैं, सक्रिय केंद्रों की संख्या बढ़ा देते हैं, जिससे उत्प्रेरक तेजी से अभिक्रिया को प्रभावित करने लगता है। दूसरा आएगा उत्प्रेरक विष। पॉइजन। जब कोई पदार्थ उत्प्रेरक की अभिक्रियाशीलता को समाप्त कर दे या उसको कम कर दे, उसको हम क्या कहेंगे? उत्प्रेरक विष। विष का सामान्य भाषा में शब्द है जहर। तो जहर में क्या है कि वो या तो मनुष्य को मार देता है या उसकी क्रियाशीलता बहुत कम कर देता है, बीमार कर देता है। तो यही उत्प्रेरक के साथ है। वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को मंद कर देते हैं, उत्प्रेरण क्षमता को मंद कर देते हैं या समाप्त कर देते हैं, उन पदार्थों को हम उत्प्रेरक विष कहते हैं। जैसे यही अभिक्रिया फॉर एग्जाम्पल आपने देखी कि N2 + 3H2 रिवर्सिबल रिएक्शन 2NH3 at 450 डिग्री C
एंड 200 ATM, उत्प्रेरक ले लिया Fe। इसमें यदि कहीं पूरी अभिक्रिया में H2S आ जाए, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, यदि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस आ जाती है तो ये अभिक्रिया समाप्त हो जाती है, बंद होने लगती है, क्योंकि H2S आयरन की उत्प्रेरक क्रियाशीलता को, उत्प्रेरण क्षमता को समाप्त कर देता है। इसलिए ये उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। होता क्या है कि आयरन H2S के साथ क्रिया करके आयरन सल्फाइड बना देता है, FeS बना देता है, FeS बन जाता है, तो इससे ये उत्प्रेरक के रूप में समाप्त हो जाता है और एक नया पदार्थ आ जाता है। तो ये इसका सिद्धांत है, उत्प्रेरक विष का सिद्धांत, कि ये उत्प्रेरक के सक्रिय केंद्रों को समाप्त कर देते हैं या उत्प्रेरक के साथ क्रिया करके कोई नया पदार्थ बना देते हैं, जिससे उत्प्रेरण की क्रियाशीलता समाप्त होने लगती है। इसी में एक आता है अनुकूलतम तापमान, ऑप्टिमम टेम्परेचर। हम इसी अभिक्रिया का अध्ययन करें तो ये अभिक्रिया जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, जिसमें NH3 का बनना है, फॉरवर्ड रिएक्शन या अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, एक्सोथर्मिक है। ऊष्माक्षेपी भी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें अभिक्रिया संपन्न होने पर ऊष्मा बाहर निकलती है। तो कभी कभी इसमें ये पूछ लिया जाता है कि ये अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हम 450 डिग्री C इतना तापमान क्यों रख रहे हैं? क्योंकि अभिक्रिया को तेज चलाने के लिए, अभिक्रिया को निरंतर बनाए रखने के लिए, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए इस तापमान की आवश्यकता होती है। तो वह तापमान जिस पर उत्प्रेरक की उत्प्रेरण क्षमता सबसे अधिक होती है, अनुकूलतम तापमान कहलाता है। तो अनुकूलतम तापमान इस पर्टिकुलर अभिक्रिया के लिए कितना है? 450 डिग्री C के आसपास है। इसीलिए हम इस अभिक्रिया में ऊष्माथर्मिक होते हुए भी, इस एक्सोथर्मिक होते हुए भी, ऊष्माक्षेपी होते हुए भी तापमान 450 डिग्री C रखते हैं। तो इसके साथ आज हमारा ये उत्प्रेरण कंप्लीट हुआ। आगे हम अध्ययन करेंगे कि उत्प्रेरण का सिद्धांत क्या है, और एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें है एंजाइम कैटालिसिस, एंजाइम उत्प्रेरण।